वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज की वीडियो में हम गुप्त काल, जिसे गुप्त युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या घटनाएं उस टाइम पर घटित हुई थी कि इसे जो है स्वर्ण काल का नाम दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुप्ता एज। गुप्त युग को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व शांति की भावना प्रदान की थी। गुप्त काल शांति, समृद्धि, नगर संस्कृति, धार्मिक पुनरुत्थान और बौद्धिक प्रयास और उत्कृष्ट साहित्य कला की उन्नति का युग था। गुप्त काल को न केवल स्वर्ण युग कहा जाता है, बल्कि उसकी तुलना अन्य विश्व प्रसिद्ध युगों से की जाती है। गुप्त काल को क्लासिकल एज की संज्ञा भी दी जाती है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने के लिए इस युग में हुई उन्नति जो है उत्तरदायी है। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कला आदि क्षेत्रों में असीमित उन्नति हुई थी, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने के लिए कुछ कारण जो है उत्तरदायी रहे थे। तो हम एक एक करके सभी कारणों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण था जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, वो थे गुप्त योग्य सम्राट। योग्य सम्राटों के बारे में देख लेते हैं। गुप्त वंश की जो स्थापना है स्टूडेंट्स, वो 275 ईस्वी के लगभग हुई थी और पतन जो है 550 ईस्वी में हो गया था। तो इसके बीच में गुप्त वंश में एक के बाद एक अनेक अत्यंत योग्य, पराक्रमी और साम्राज्यवादी और दूरदर्शी शासकों का उदय हुआ। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के कारण गुप्त युग को स्वर्ण युग बनाने में सहयोग दिया। गुप्त शासकों ने देश की संपूर्ण शक्ति निहित थी, किंतु उन्होंने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। शक्तिशाली होते हुए भी गुप्त शासक स्वेच्छाचारी व निरंकुश बनने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए फायान ने अपने वर्णन में लिखा है, जो फायान का वर्णन है उससे हमें ये ज्ञात होता है, उससे पता चलता है कि गुप्त शासक सदैव प्रजा के हित के कार्यों में इकट्ठे रहते थे और उनका जो शासन था वो न्यायपूर्ण व कल्याणकारी शासन था। गुप्त वंशीय शासकों ने अत्यंत दूरदर्शिता, नीति कुशलता का अपना परिचय दिया था और गुप्त वंशीय प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके गुप्त साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान की थी, ऐसा कहा जाता है। सेकंड जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं, वो है विदेशी शासन की समाप्ति। आपको पता है जिस टाइम गुप्तों का जब शासन था, गुप्त शासक जो थे वो साम्राज्यवादी नीति के समर्थक थे और भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करना चाहते थे। गुप्त काल के प्रारंभ में ही अनेक स्थानों पर कुषाणों की 6 शाखाएं थी और शक राज्य भी वहाँ पर शासन कर रहा था। तो शक जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा और राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए आवश्यक था कि उनका जो है पतन किया जाए, उनका विनाश किया जाए, और ऐसा गुप्त शासकों ने किया। गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों के राज्य पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर उन राज्यों को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया और भारत में विदेशी सत्ता को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक एकता की स्थापना। मौर्यों ने सबसे पहले भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की थी। उसके बाद अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए हैं उनके समय में उसे भारत ने खो दिया था और जगह जगह पर विदेशी राज्य, स्वदेशी सत्ताएं स्थापित हो गई थी। मौर्यों के बाद गुप्तों का जब उदय हुआ उस टाइम पर 5 शताब्दियों तक भारत जो है खंडित अवस्था में रहा, लेकिन गुप्त शासकों ने दोबारा से एक बार फिर से भारत को अखंड, एक अच्छा राष्ट्र के रूप में भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और उन्होंने भारत को बाह्य आक्रमणों का सामना करने योग्य बनाकर भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की और भारतीय सभ्य और संस्कृति को ऐसे ही एज इट इज़ बनाए रखा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कुशल प्रशासन। गुप्त शासकों ने कुशल प्रशासन की व्यवस्था से देश में शांति की स्थापना की। उन्होंने अपना कुशल प्रशासन के परिणाम स्वरूप जनता जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उन्होंने शांति, सुव्यवस्था के वातावरण में उनका जो व्यापार था वो काफ़ी तेज़ी से उनका व्यापार हुआ और गुप्तकालीन सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख से होती है। भारतवर्ष के लोग चीनी यात्री फायान ये कहते हैं, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की वो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भारतवर्ष के लोग सुखी और समृद्ध थे, वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त थे, उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी, उनके वहाँ पर कोई भी चोरी नहीं होती थी और सभी जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्र थे। गुप्त प्रशासन पर इच्छी तरह
अच्छी तरह से वो गर्व कर सकते थे और तत्कालीन बाद के राज्यों की तरह उनका जो आदर्श है वो ऐसा ही बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिकता। नैतिकता की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन शासकों के द्वारा प्रजा के नैतिक विकास की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि जनता में नैतिकता धर्मपरायणता की भावना का बोलाबाला हो गया और गुप्तकालीन लोग सदाचारी, शिष्ट, सत्यवादी, ईमानदार, उदार और अतिथियों का स्वागत करने वाले थे। फायान ने लिखा है कि लोग जो है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे, सिर्फ वे अदृश्य ही इनका सेवन करते थे, मतलब देख ही लेते थे अदृश्य। जनता में धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी और जन साधारण के जो व्यक्ति थे, सभी जो व्यक्ति थे वो जो है छल कपट से दूर रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि की हम बात करें तो एक हमारे इतिहासकार है प्रोफेसर UN घोषाल, वे लिखते हैं कि गुप्तों की जो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है उसके परिणाम स्वरूप ही जनता जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकी। गुप्त शासकों ने प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत कृषि के विकास की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। गुप्त काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। गुप्त शासकों ने सिंचाई के उचित प्रबंध कराए, अनेक नहरों का निर्माण कराया। तो इस स्थिति में त्रिपाठी जो है, डॉक्टर त्रिपाठी इतिहासकार है, वो कहते हैं कि इसने इस आर्थिक समृद्धि का कारण देशी व विदेशी व्यापार को इस वंश के द्वारा प्राश्रय बताया गया है। इसी प्रकार गुप्त शासकों द्वारा सिंचाई व्यापार के लिए किए गए प्रोत्साहन गुप्तकालीन जनता जो है आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बन सकी। नेक्स्ट है कला का विकास। गुप्त काल में कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और मृण मूर्तियाँ कला आदि कला के विविध रूपों में हमें सब कुछ देखने को मिला और बहुत सारी कलाएं यहाँ पर बनी। गुप्त काल में कला मात्र राजमहलों तक ही सीमित नहीं रही, जबकि वो लौकिक जीवन के बीच में भी उसने अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। गुप्त राजाओं के समय शिल्प एवं जो कला थी वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। सौंदर्य एवं कला जीवन में इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी आम जीवन में कि वह अपने युग की तन्मयता को डुबाकर भी साकार हुई और मौर्यकालीन रूढ़ कला परंपराओं का जो अतिक्रमण हुआ उसे करके उन्होंने अतीत के गौरव में प्रकाश की दीप्ति को जलाया। गुप्त काल को जो सम्मान प्राप्त हुआ मूर्तिकला के कारण ही है। गुप्त काल में बौद्ध, वैष्णव, शिव, जैन और मृण मूर्तियाँ आदि सभी प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता, बौद्धिकता का सुंदर सामंजस्य था। चित्रकला से भी गुप्त काल में पूर्णता प्राप्त थी। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण हमें अजंता और बाकी गुफाओं में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है बृहत्तर भारत की स्थापना। गुप्त युग में भारतीयों का अनेक देशों से संपर्क स्थापित था। भारत के प्रचार और व्यापारिक कारणों से भी अनेक भारतीय जो हैं वो बाली, जावा, सुमात्रा, मलाया, काम्बोडिया आदि ऐसे देशों में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए और बृहत्तर भारत की स्थापना की। इन देशों को भारतीय धर्म और संस्कृति से ने अत्यंत प्रभावित किया। इस विषय में बार्नेट जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि यह युग सुदूर पूर्व में भारतीय संस्कृति के प्रसार का युग था, क्योंकि विदेशों तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसके कारण बृहत्तर भारत का जन्म हुआ। बाहर भी भारत की संस्कृति का जन्म हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सबसे लास्ट का पॉइंट है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का, वो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और धार्मिक सहिष्णुता। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद में गुप्त जो शासक थे उनके उदय से पहले तक हिंदू धर्म की निरंतर जो है अवनति होती गई, वो घटता चला गया। किंतु प्रारंभ के जो गुप्त शासक हैं वे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इस कारण हिंदू धर्म का दोबारा से पुनरुत्थान हुआ और गुप्त शासकों ने पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाया और वैदिक कर्मकांडों व अश्वमेध यज्ञों का आयोजन हिंदू धर्म को दोबारा से उन्होंने सशक्त बनाया। राज्य की ओर से धर्म के आधार पर प्रजा से भेदभाव नहीं किया जाता था। इसी कारण उन्होंने वैष्णव होते हुए भी राजकीय पद सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए थे। तो इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों के विकास के कारण गुप्त युग में भारत की सबसे ज़्यादा उन्नति हुई। इस युग को स्वर्ण युग कहना न्याय संगत है, क्योंकि मौर्यों के बाद महान गुप्तों का युग निसंदेह भारतीय राष्ट्र के इतिहास में नव जागरण, नव निर्माण, नव उत्कर्ष का दूसरा महान क्रांति का युग था। गुप्त वंश के उदार चक्रवर्ती सम्राटों ने भारत को विदेशी शासन से पूर्ण रूप से मुक्त करा दिया था और गुप्तों के स्वदेशीय राजकीय शासन में विद्या, कला
धर्म, व्यापार आदि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई और वह भारतीय नागरिकों के जीवन में सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से जो सौम्यता विकसित हुई, उन सबके कारण ही गुप्तों का युग हमारे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णिम युग माना जाता है। डॉक्टर मजूमदार ने भी गुप्त युग की तारीफ की है और लिखा है कि गुप्त युग को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग, क्लासिकल युग की संज्ञा दी जाती है, जो इस युग के लिए उपयुक्त है। इस युग में भारतीय बौद्धिकता, कला, विज्ञान, साहित्य सभी क्षेत्रों में उत्तम शिखर पर पहुंच गई थी और भारतीय सभ्य संस्कृति का अपूर्व विकास हुआ, जिसका अनुगामी युगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसकी विशेषताएं क्या थी, इस टॉपिक पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।